अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम टाइट्रेशन कर्व और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम अमीनो एसिड्स की टाइट्रेशन कर्व और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइट्रेशन कर्व और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जब पीएच कम होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम जानते हैं कि ये एसिडिक हमारे पास बेसिकली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास पीएच ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, और ये बेसिक इन्वायरमेंट की बात हो रही होती है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम पीकेए की बात करें, पीकेए से पहले हम केए देख लेते हैं। के इज़ बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप, मतलब कोई भी हमारे पास आयनाइजेबल ग्रुप है, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, लाइक वो कितना डिसोसिएट कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा डिसोसिएट कर जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। और हमारे पास जो वीक एसिड्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, जो हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते। तो जो हमारे पास अच्छी तरह से आयनाइज कर जाते हैं, अच्छी तरह से डिसोसिएट कर जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, उन एसिड्स का हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ज़्यादा होता है हमारे पास। इसी तरह जो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के हमारे पास कम होता है। तो अगर हम पीकेए की बात करें, जिस तरह से हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लेते थे और उसका नेगेटिव लॉग को हम पीएच बोल देते, इसी तरह से केए के नेगेटिव लॉग को हम पीकेए बोलेंगे। और केए और पीकेए में हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा, जिस तरह से हाइड्रोजन आयंस और पीएच में इनवर्स रिलेशन होता था। तो हमारे पास किसी एसिड की पीकेए वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास उतना लेस एसिडिक होगा, और जितनी इसकी पीकेए वैल्यू कम होगी हमारे पास उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीकेए बेसिकली हमारे पास किसी भी आयनाइजेबल ग्रुप का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। अब अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, क्योंकि बेसिकली हम अमीनो एसिड्स की टाइट्रेशन कर्व्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स में हमारे पास 2 आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है। आयनाइजेबल ग्रुप बेसिकली हमारे पास वो ग्रुप जिन्होंने आयनाइज़ होना है, जिन्होंने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिमूव रिलीज़ करना है। तो हमारे पास ये 2 ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और ये अमीनो ग्रुप। ये हमारे पास 2 आयनाइजेबल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। जितने हमारे पास आयनाइजेबल ग्रुप प्रेज़ेंट होंगे एक पर्टिकुलर स्पीशी में, वहाँ पे उतनी पीकेए वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो इसकी अपनी पीकेए वैल्यूज़ है। मतलब इसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट और लूज़ करने का अपनी इसकी कैपेबिलिटी है। जबकि अगर हम अमीनो ग्रुप की बात करें तो अमीनो ग्रुप की अपनी पीके वैल्यू होगी। तो जितने हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पीशी में हमारे पास आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, हम उतनी पीके वैल्यूज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो एसिडिक अमीनो एसिड में हमारे पास जो इस साइड आर चेन होती है, यहाँ पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा एक और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास इस तरह से 3 आयनाइजेबल ग्रुप आ जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड में। तो हमारे पास 3 पीके वैल्यूज होती हैं वहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो उनके जो आर साइड चेन होती है, यहाँ पे हमारे पास NH2 अमीनो ग्रुप आ जाता है। तो अमीनो ग्रुप एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आ जाता है। तो हमारे पास इस तरह से 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने हमारे पास आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी पीके वैल्यूज होंगी। अब अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू के बारे में बात करें तो हमारे पास अभी अगर अमीनो एसिड की हमारे पास फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो हमारे पास 2 पीके वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, एक कार्बोक्सिल ग्रुप की और एक अमीनो ग्रुप की। तो हमारे पास एक ही अमीनो एसिड में अगर 2 पीके वैल्यूज प्रेजेंट है तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली पीके वैल्यू है इसको हम pk1 बोल देंगे। हम ये हमेशा pk1 कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ही रखेंगे। और अगर हम अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू के बारे में बात करें तो हमारे पास इसको हम pk2 बोल देंगे। अब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की जो पीके वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट अमीनो एसिड में थोड़ी-सी वेरी करती हैं, और ये 2 से 3 के रेंज में रहती हैं हमारे पास। और इसी तरह अगर हम अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 9 से 10 की रेंज में रहती हैं। तो इसी रेंज में हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स में ये पीके वैल्यूज़ हमारे पास प्रेज़ेंट होती हैं। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप को इस फॉर्म में देखें कि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है हमारे पास। और जब ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है तो बेसिकली हम इसको डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बोलते हैं कि यहाँ पे अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर चुका है। इसी तरह जब अमीनो ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके बैठा होता है तो हम इसको प्रोटोनेटेड फॉर्म बोलते हैं। और जब ये हाइड्रोजन लूज कर देता है तो बेसिकली हम इसको डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बोलते हैं। आगे प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म्स हमारे पास क्या है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे, हमें पीएच और पीकेए का रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जो टाइट्रेशन कर्व देखेंगे वो हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, तो हम इनको देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम ये जो अमीनो एसिड है हमारे पास, इसको हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल पीएच हमारे पास, अगर हम इसकी पीकेए को डिस्कस करें, ये 2.3 पीके है, और हमने इस अमीनो ग्रुप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ पीकेए हमारे पास जो पीएच है वो हमारे पास पीकेए से कम है।
फॉर एग्जांपल मैं इस अमीनो एसिड को अगर मैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके देखूँ, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के केस में दैट इज़ एलानिन, जब हमारे पास यहाँ पे RCH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू 2.3 होती है। तो जब मैं इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखूँगी, फॉर एग्जांपल मैं लेस देन 2 पीएच वाले एनवायरनमेंट में इसको रख देती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे पीके वैल्यू हमारे पास पीएच से ज़्यादा होगी। अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे पीके वैल्यू मेरे पास पीएच से ज़्यादा होगी। जब पीके वैल्यू मेरे पास पीएच से ज़्यादा होती है तो मेरे पास वो स्पीशी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेज़ेंट होती है। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेज़ेंट होगा। अगर हमारे पास पीके वैल्यू पीएच से कम हो जाती है, तो हमारे पास जो स्पीशी होगी वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ज़्यादा प्रेज़ेंट होगी, इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म हमारे पास कम होगी। और लास्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर जो पीके और पीएच बराबर हो जाए, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पीके और पीएच बराबर हो जाए, तो हमारे पास वो स्पीशी, वो पर्टिकुलर स्पीशी हमारे पास उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म दोनों 50-50 प्रेज़ेंट होंगी, दोनों हमारे पास इक्वल प्रेज़ेंट होंगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके हम टाइट्रेशन कर्व में इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब पीके और पीएच बराबर हो जाती है तो हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हमारे पास बराबर होती है। प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का मतलब, अगर हम ये पूरे अमीनो एसिड की बात करेंगे, इस ग्रुप को अलग से तो डिस्कस नहीं करें, तो ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म होगी जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, बाकी नीचे वाला सारा स्ट्रक्चर उस केस में सेम होगा। और अगर हम इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन को लूज कर चुका होगा, जबकि बाकी नीचे वाला सारा स्ट्रक्चर सेम होगा हमारे पास। तो ये इसकी प्रोटोनेटेड और ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी। उसके अलावा एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन। इसको हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए। ये इक्वेशन बेसिकली हम बफर्स के लिए, एसिडिक बफर्स के लिए और बेसिक बफर्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और प्रोटोनेटेड फॉर्म को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अगर हमने जो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास पीके और पीएच जब बराबर होती है तो डीप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कि हमारे पास डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी 1 है और प्रोटोनेटेड फॉर्म भी हमारे पास 1 है, तो जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और log 1 हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो पीएच और पीके हमारे पास बराबर होंगी। और ये वो कंडीशन होती है जब हमारे पास एक बफर बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट करता है, उसकी बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है जब उसकी पीएच पीके के बराबर हो जाती है। एलानिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है, हम इसकी टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस करेंगे और हमें इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये फॉर्म्स जब हम डिस्कस कर लेंगे तो टाइट्रेशन कर्व हमारे लिए लाइक कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर हम एक स्पेसिफिक पीएच की बात करें, हमारे पास अगर पीएच 6 है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो न्यूट्रल पीएच होती है वो 7 होती है, तो 6 को हम नियरली न्यूट्रल बोल सकते हैं। अब इस पीएच में हमने इस अमीनो एसिड को हमने रख दिया है, हमारे पास अमीनो एसिड एलानिन है जिसमें हमारे पास जो R साइड चेन होती है वो मिथाइल ग्रुप होता है, तो हमने इसको पीएच 6 में रख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास पीके वैल्यू हमारे पास पीएच से कम होगी, हमारे पास जब इस केस में हमारे पास 2.3 है, कार्बोक्सिल ग्रुप की pK1 जो हमारे पास है वो 2.3 है, जबकि pK2 की अगर हम बात करें जो कि अमीनो ग्रुप की होती है हमारे पास 9.1 है। अब अगर हम पहले कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप की जो pK वैल्यू है हमारे पास वो इस वक्त pH से कम है, pH हमारे पास 6 है। तो हमने कहा था जब pK वैल्यू कम होगी तो हमारे पास डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगा, हम इसको pK से याद रखेंगे। pK जब कम होगी तो हमारे पास डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी, तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर चुका है। अब अगर हम अमीनो ग्रुप के लिए बात करें तो अमीनो ग्रुप की जो पीके वैल्यू है वो इस वक्त पीएच से ज़्यादा है, तो जब पीके वैल्यू ज़्यादा होती थी तो वो स्पीशी हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म उसकी ज़्यादा होती थी, तो हमारे पास यहाँ पे अमीनो ग्रुप जो होगा वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो साइंस प्रेजेंट, दो चार्जेस प्रेजेंट है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करने की वजह से आया और पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की वजह से आया। जब एक स्पीशी में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो एक स्पीशी में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम ज्विट्टराइन बोल रहे होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ज्विट्टराइन है हमारे पास, बेसिकली एट पीएच 6 हमारे पास ये एलानिन ज्विट्टराइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको हम डाइपोलर आयन भी बोलते हैं क्योंकि दो पोल्स हैं इसके, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। और इसके अलावा ज्विट्टर इज ए जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है हाइब्रिड, तो ये हमारे पास हाइब्रिड और ज्विट्टराइन इस तरह से है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो इस वक्त हमारे पास नेट चार्ज 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे पास नेट चार्ज इस हमारे पास ज्विट्टराइन पे 0 होगा। अब अगर हम पीएच 6 से नीचे की तरफ आ जाते हैं, हम एट पीएच लेस देन 2 पीएच पे आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे एलानिन इस वक्त हमारे पास एसिडिक पीएच में प्रेजेंट है।
अब एलानिन जब हमारे पास एसिडिक पीएच में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम जानते हैं कि एलानिन के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी पीके वैल्यू हमारे पास 2.3 है, तो हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब की बार हमारे पास जो पीके वैल्यू है वो पीएच से ज़्यादा है, क्योंकि पीएच हमारे पास क्या है, लेस देन 2 है। तो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में बात करें, हमारे पास पीके वैल्यू पीएच से ज़्यादा है, तो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप अब प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया जब पीके ए ज़्यादा होती है तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो स्पीशीज, हमारे पास ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर हम अमाइनो ग्रुप पे आ जाएँ, तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की भी ऑफ कोर्स पीके वैल्यू हमारे पास पीएच से ज़्यादा है, क्योंकि पीएच लेस देन 2 है। तो हमारे पास जब ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हम इसको NH3 पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया होगा। अब अगर यहाँ पे हम नेट चार्ज की बात करें, तो हमारे पास सिर्फ एक चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे हम नेट चार्ज की बात करें एसिडिक पीएच में, तो हमारे पास अमाइनो एसिड के ऊपर इस वक्त पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 1 चार्ज प्रेजेंट है। अब हम एक और कंडीशन डिस्कस करेंगे जब हम एलेनिन को बेसिक पीएच में रख रहे हैं। तो बेसिक पीएच बेसिकली अगर हम बोले हम ग्रेटर देन 10 पीएच पे रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11 पे हम रख रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे वही कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में बात करें, तो इस वक्त कार्बोक्सिल ग्रुप की जो पीके वैल्यू है वो पीएच से हमारे पास कम है, और जब पीके वैल्यू पीएच से कम होती है तो हमारे पास वो स्पीशीज डी प्रोटोनेटेड स्टेट में प्रेजेंट होती है। हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप डी प्रोटोनेटेड है, अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर चुका हुआ है। उसके बाद अगर अमाइनो ग्रुप की बात करें, तो अब इस केस में अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू भी हमारे पास पीएच से कम है, तो अमाइनो ग्रुप भी हमारे पास डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये भी अपना हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको लूज कर चुका है, और ये हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम नेट चार्ज की बात करें, तो ये इसको जो एक्सेप्ट करने से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था, वो चार्ज तो इसके ऊपर अब रहा नहीं, और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिकली हमारे पास टोटली इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास -1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। ये जो हमारे पास जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है इसको हम फॉर्म 1 बोलेंगे, जिसके ऊपर नेट चार्ज हमारे पास 0 है उसको हम फॉर्म 2 बोलेंगे, और जो हमारे पास जिसके ऊपर नेट चार्ज -1 है इसको हम फॉर्म 3 बोलेंगे। इनको हम एट डिफरेंट पॉइंट टाइट्रेशन कर्व पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली फॉर्म 1 है, और जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 है वो फॉर्म 2 है, जिसके ऊपर नेट चार्ज -1 है वो हमारे पास फॉर्म 3 है। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लें कि हमारे पास अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, सिर्फ अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए बात करें, तो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप की डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है हमारे पास, तो हम इसको डिस्कस करें। कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जब हम आगे डिस्कस करेंगे वो केस जब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास ये वाला होगा। और अगर हम देखें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म को डिस्कस करें। ये नीचे वाली चीज़ हमारे पास सेम रहनी चाहिए। तो ये इस केस में और इस केस में हमारे पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप डी प्रोटोनेटेड और यहाँ पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह अगर हम अमाइनो ग्रुप के लिए बात करें, तो अमाइनो ग्रुप हम 2 केसेस में देख सकते हैं। एक यहाँ पे हम देख रहे हैं अमाइनो ग्रुप हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम बाकी स्ट्रक्चर देखें कार्बोक्सिल ग्रुप के नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बाकी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बाकी कार्बोक्सिल ग्रुप सेम रहना चाहिए। जैसा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के केस में ये दोनों अमाइनो ग्रुप सेम थे, इसी तरह जब हम अमाइनो ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप सेम रहने चाहिए। तो ये इस तरह से हम अमाइनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी एलानिन की 3 फॉर्म जो हमने डिस्कस की। फॉर्म 1 जब इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। फिर फॉर्म 2 हमने डिस्कस की जब हमारे पास इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था, हमारे पास ये ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था, और ये हमने नियरली न्यूट्रल पीएच पे रखा हुआ था। और ये थी हमारे पास फॉर्म 3 जब हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन में रखा और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होती है हमारे पास जिसमें एक अमाइनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल हो, जिसके ऊपर उस टाइम नेट चार्ज 0 हो। हमारे पास ऐसी पीएच जिसके ऊपर हर अमाइनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम एलानिन के लिए डिस्कस करें, तो एलानिन पे हम डिस्कस करे थे तो कि हमारे पास जब पीएच 6 थी तो एलानिन हमारे पास ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो वो पीएच जब हमारे पास एक अमाइनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिस वक्त उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। Isoelectric point is the pH at which amino acid is electrically neutral. That is sum of positive charge is equal to sum of negative charge. Positive और negative charge हमारे पास equal होने चाहिए। इसको हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं? एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसके जरिए हम फाइंड करते हैं। हमने डिस्कस किया pK1 जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप की pK थी और pK2 जो कि अमाइनो ग्रुप की pK थी। हम इन दोनों pK का एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है उन दोनों को ऐड करके जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास 2 नंबर्स थे, हम तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास 5.7 आएगी। ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। pK1 pK2 का एवरेज लेके हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड किया 5.7, दैट इज नियरली इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसी तरह से याद रखेंगे।
अगर हम जब स्टार्ट में अमाइनो एसिड वाला हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड बेसिकली हमारे पास विट्राइन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच हमारे पास 7.4 है, हम जानते हैं। तो फिजियोलॉजिकल पीएच में हम देखते हैं कि हमारे पास क्यों विट्राइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि अगर हम अमाइनो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू पीएच से कम है, तो ये डिप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जबकि इसकी पीके वैल्यू हमारे पास पीएच से ज़्यादा है, तो हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो फिजियोलॉजिकल पीएच में इसलिए हमारे पास ये विट्राइन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन कर्व के बारे में। तो टाइट्रेशन कर्व बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हम एक्स एक्सिस पे हम पीएच ले रहे हैं हमारे पास, और वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे, किसी बेस को ऐड करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये ग्राफ होता है जिसमें हम एक तरफ पीएच को ले रहे होते हैं और एक एक्सिस पे हम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहे होते हैं उसको ले रहे होते हैं, और इस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हमने अभी 3 फॉर्म डिस्कस की, एक फॉर्म 1, एक फॉर्म 2 और एक फॉर्म 3। अगर हम पीएच की बात करें, हमने फॉर्म 1 कहाँ पे डिस्कस की थी? जब हमारे पास पीएच लेस देन 2 थी, 2 से कम थी हमारे पास पीएच। फॉर एग्जांपल वो 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये पॉइंट लेते हैं, अगर ये 1 है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये हमारे पास पीएच है सारी। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास अमाइनो एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज वाले फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये मैंने वो फॉर्म ड्रॉ की हुई है। हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास वो फॉर्म है जब हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये पीएच 1 है, हमारे पास ये अमाइनो एसिड इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जब ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह से इस तरफ जब हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो हम जानते हैं हमारे पास पीएच बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इधर से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के बेसिकली हम पीएच बढ़ा रहे होंगे। स्टार्ट में हम इतनी पीएच प्रोवाइड करेंगे, लेस पीएच, हम थोड़ा सा हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे और उसके बाद जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास पीएच भी बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये वो पॉइंट है जब हम देख रहे हैं यहाँ पे पीएच 2.3 है, 2 के बाद कुछ पॉइंट के बाद हमारे पास 2.3 पीएच होगी। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास पीएच 2.3 है और 2.3 हमारे पास क्या था? कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि अमाइनो एसिड को इस पॉइंट पे अगर हम इसका कौन सा ग्रुप डिस्कस करेंगे, हमारे पास 2 आयनाइजेबल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है। तो अभी अभी हमारे पास जो जिसकी पीके वैल्यू पीएच से मैच करी है वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू हमारे पास 2.3 है जो कि इस वक्त पीएच से मैच करी है। तो ये वो पॉइंट जब हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास पीके और पीएच बराबर हो जाते हैं। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास पीके और पीएच बराबर हो गए, क्योंकि पीके हमारे पास 2.3 थी कार्बोक्सिल ग्रुप की और पीएच इस वक्त हमारे पास 2.3 है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है? हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जब पीके और पीएच बराबर होती हैं तो हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म 50-50% प्रेजेंट होती है। मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म भी 50% होती है और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी हमारे पास 50% प्रेजेंट होती है। अब हम किसकी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म को डिस्कस करें, तो हम जिसकी पीके को डिस्कस करें, कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म देखेंगे। तो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया कि हमारे पास प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें, कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटोन एक्सेप्ट किया है जो फॉर्म 1 थी, और हमारे पास जो फॉर्म 2 हम देखें, फॉर्म 2 यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर हमारे पास प्रोटॉन नहीं होता, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको भी डीप्रोटोनेटेड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें डीप्रोटोनेटेड हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी डीप्रोटोनेटेड है, तो हमने सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप के डीप्रोटोनेटेड होने की बात करनी है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे प्रोटोनेटेड और यहाँ पे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब ये हमारे पास पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पे पीएच और पीके बराबर होगी कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, अभी हम अमाइनो ग्रुप के लिए बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बराबर होंगी। हम जब ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली हमारे पास फॉर्म 1 और फॉर्म 2 इस रीजन पे सेम है, दोनों 50-50% प्रेजेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हमारे पास प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बराबर हो जाती हैं, तो अगर हम एक बफर को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल हम किसी भी बफर को डिस्कस करें, इसी तरह से बफर वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड हम जानते हैं। तो अगर हम एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनती है वो सॉल्ट और वो एसिड, वो वीक एसिड और उस एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो रिएक्शन करके सॉल्ट बनता है, ये दोनों बेसिकली हमारे पास बफर बना रहे होते हैं। ये 2 स्पीशीज़ हमारे पास बफर बना रही होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो एसिटिक एसिड है हम जानते हैं वीक एसिड है, ये हमारे पास डिसोसिएट होके ये दोनों बनाएगा, और जबकि हमारे पास ये जो सॉल्ट होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट होके हमारे पास ये दोनों बनाता है। तो किसी भी बफर में हमारे पास जो एक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, जो कि बेसिकली बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही होती हैं, जिनकी वजह से बफरिंग कैपेसिटी होती है, वो 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ये एसिड होता है और एक इसकी ये कंजुगेट बेस होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि हमारे पास एसिड और कंजुगेट बेस क्या होते हैं। दोनों में सिर्फ हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस होता है। जब हम किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करवा देते हैं तो उसकी कंजुगेट बेस बन जाती है। तो एक बफर में हमारे पास 2 एक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, एक उसका एसिड और एक उसकी कंजुगेट बेस।
अब यहाँ पे हम बोलें कि अगर हमें कंजुगेट बेस और एसिड मिल रहा था तो हमें सॉल्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हमारे पास ये जो एसिड होता है ये उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं कर रहा होता, इतनी ज़्यादा कंजुगेट बेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, इसलिए हमें ये वाला सॉल्ट चाहिए होता है जो कि ये कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करवाता है। तो अब हमारे पास ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो हमने हेंडरसन हेज़लबर्ग की क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग डीप्रोटोनेटेड फॉर्म और नीचे प्रोटोनेटेड फॉर्म थी। तो हमारे पास ये ऊपर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म इस तरह से प्रेजेंट होगी और नीचे हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट होगी। जब ये डीप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड फॉर्म हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, दोनों 50-50 प्रेजेंट होती हैं, तो उस वक्त पीएच और पीके बराबर हो जाती हैं और हमारे पास ये बस यहाँ पे वो जो बफर होता है बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वो क्यों बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट करता है? अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयन ऐड करती हूँ तो हाइड्रोजन आयन को फौरन ये जो कंजुगेट बेस है वो एक्सेप्ट कर लेगी हमारे पास और उस बफर की पीएच को चेंज नहीं होने देगी। और अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करती हूँ तो वो इससे हाइड्रोजन लेके जाएगा और हमारे पास वाटर बना देगा और इस तरह से हमारे पास इस जो बफर होगी इसकी बफरिंग जो हमारे पास पीएच है वो चेंज नहीं होगी। तो इस पॉइंट में हमारे पास ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है हमारे पास। तो ये पॉइंट हम डिस्कस करें कि जब पीएच और पीके बराबर हो जाती है हमारे पास प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म 50-50% प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास वो बेस्ट बफर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास पीएच और पीके बराबर हो गई और हमारे पास फॉर्म 1 जो कि प्रोटोनेटेड फॉर्म थी और फॉर्म 2 जो हमारे पास डीप्रोटोनेटेड फॉर्म थी, ये हमारे पास बराबर हो गई और हमारे पास ये पॉइंट। अब इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, बेसिकली इसको मैं बोलूँ रीजन ऑफ बफरिंग। यहाँ से जो 2.3 है इससे अगर मैं -1 में लेके जाऊँ 1.3 और इसे अगर मैं +1 में लेके जाऊँ 3.3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बफर वाला रीजन होगा। ये सारा हमारे पास कौन सा रीजन होगा? बफरिंग रीजन होगा। लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहाँ पे पीएच और पीके बराबर हो रही होंगी वहाँ पे हमारे पास बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये सारे रीजन को मैं बफरिंग रीजन बोलूंगी और ये पॉइंट मेरे पास बेस्ट बफर वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास किसका बफरिंग रीजन है? हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का बफरिंग रीजन है। अभी हम अमाइनो ग्रुप का बफरिंग रीजन भी देखेंगे जब उसकी पीएच पीके से बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहला बफरिंग रीजन आएगा जब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप और उसका जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है वो हमारे पास बराबर होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होने वाला है? हम इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास क्या था? जो हमने एवरेज लेके फाइंड किया था हमारे पास 5.7 आया था। वो पॉइंट है जब हमारे पास अमाइनो एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट था? ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास वो पीएच है जब हमारे पास अमाइनो एसिड ये 5.7 हमारे पास अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी? फॉर्म 2 ही हमारे पास ज्विटर आयन वाली फॉर्म थी। तो यहाँ पे हम टाइट्रेशन कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है? फॉर्म 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने फॉर्म 2 ड्रॉ किया तो हम इस तरह से एरो लेके जाएंगे कि हमारे पास इस पॉइंट पे फॉर्म 2 प्रेजेंट होगी। अब इसी तरह से अगर हमने फॉर्म -1 वाली फॉर्म पे चले जाएं तो ये हमने कहाँ पे डिस्कस की थी? ये हमने बोला था जब हमारे पास पीएच 11 होगी, नियरली 11। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कि ये वाला वो पॉइंट है 11 वाला जब हमारे पास ये नेगेटिव वाली फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो ये नेगेटिव वाली फॉर्म ये ड्रॉ की हुई हमने जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे ये पीएच 11 है हमारे पास, ये फॉर्म प्रेजेंट है, फॉर्म 3 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास। अब इसका ये जो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का बफरिंग रीजन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नीचे आते आते पीएच 9.1 पे आए, ये 9.1 वाला रीजन है जहाँ पे अमाइनो ग्रुप की पीके हमारे पास प्रेजेंट थी जो कि 9.1 थी। अमाइनो ग्रुप की पीके हमारे पास 9.1 थी। तो ये वो पॉइंट है जब अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू हमारे पास पीएच से मैच कर रही है। इस पॉइंट पे फिर हमारे पास ये अमाइनो एसिड बफर के तौर पे एक्ट करेगा और इसकी वजह इस बार जो बफर रीजन ऑफ बफरिंग होगा ये अमाइनो ग्रुप की वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू है जो कि पीएच से मैच कर रही है। तो अब इस फॉर्म पे हमारे पास क्या होना है? हमने डिस्कस किया जब पीएच और पीके बराबर हो जाती हैं तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है और वो बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वो किस तरह से बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट करता है वो हमने अभी डिस्कस किया। तो अब किसकी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म इक्वल होंगी? ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। तो अमाइनो ग्रुप के लिए हमने प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म्स कौन सी ली? एक ये थी हमारे पास जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म थी और ये इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म थी। तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड फॉर्म और एक डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। तो इस पॉइंट में हमारे पास फॉर्म 2 और फॉर्म 3 हमारे पास इक्वल होंगी और हमने इसी तरह से टाइट्रेशन कर्व पे ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे हमने 1 और 2 को बराबर बोला क्योंकि हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म 2 और 3 को बराबर बोलेंगे क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप की प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। वन थिंग दैट आई वांट टू मेक क्लियर कि आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे भी तो अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है फॉर्म 1 में, लेकिन वहाँ पे हमने नहीं डिस्कस करना क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने जब इसकी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म देखनी है तो बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सारा सेम होना चाहिए, मतलब ये कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से फॉर्म 2 और फॉर्म 3 हमारे पास इक्वल होगी। तो बेसिकली हमने इस टाइट्रेशन कर्व में क्या देखा
कि हमारे पास एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, एक हमारे पास बफरिंग रीजन कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से था और एक बफरिंग रीजन हमारे पास अमाइनो ग्रुप की वजह से था। इन केस हमारे पास कोई और आयनाइजेबल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने बोला कि एसिडिक अगर हमारे पास अमाइनो एसिड हो तो वहाँ पे एक और आयनाइजेबल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड हो तो एक और आयनाइजेबल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो उस केस में हमारे पास ज़्यादा बफरिंग रीजन होते हैं, एक बफरिंग रीजन कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, एक अमाइनो ग्रुप की वजह से और एक साइड चेन की वजह से जो अमाइनो ग्रुप था, ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, उसकी वजह से भी बफरिंग रीजन हो सकता था। तो जितने आयनाइजेबल ग्रुप उतने बफरिंग रीजन। इस वक्त में हमारे पास 2 बफरिंग रीजन है और एक हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। ये हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके पीएच बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइट्रेशन कर्व है। अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस करने के बाद अब मैं एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस करूंगी। एसिटिक एसिड इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास अमाइनो एसिड नहीं है, हमारे पास एक सिंपल ऑर्गेनिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के बारे में हम जानते हैं, हमारे पास CH3COOH हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब इसकी जो टाइट्रेशन कर्व हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व से डिफरेंट होगी, क्योंकि बेसिकली इसमें एक ही आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है या फिर ये न्यूट्रल होना है। तो इसमें वो ज्विटर आयन वाला केस नहीं आएगा, इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं आएगा। और जब इसमें एक ही आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि अमाइनो एसिड में 2 प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे एक ही आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे पास जो इसमें बफरिंग रीजन है वो भी ऑफ कोर्स एक ही आएगा हमारे पास, क्योंकि जितने हमारे पास आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं उतने बफरिंग रीजन आते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, टाइट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि हम एक अननोन अमाउंट ऑफ एसिड होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम ये वीक एसिड ले रहे हैं, तो इसमें हम एक नोन अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर रहे होते हैं, जैसा कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। तो हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक वो पॉइंट जब हमारे पास सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एक बीकर में या फ्लास्क में हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हम स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है और उस बेस की वजह से हमारे पास पीएच बढ़ती है हमारे पास। फिर हम वो पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते हम वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जब हमारे पास हम बहुत सारी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर चुके होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में हम लेंगे जब हमारे पास बिल्कुल हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे। तो अब स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है, वहाँ पे सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये CH3COOH इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, उसको हम फॉर्म 1 बोलेंगे। और जो अगर ये लूज कर देता है प्रोटोन अपना, एसिड है हमारे पास, ये लूज करेगा प्रोटोन, ये CH3COO- ये इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी। एसीटेटाइन बोलते हैं इसको, ये हमारे पास फॉर्म 2 होगी। तो ये दोनों हमारे पास इसकी फॉर्म्स होंगे, एसिटिक एसिड की फॉर्म 1 और फॉर्म 2। अब हमारे पास क्या होने वाला है कि हमारे पास स्टार्ट में फ्लास्क में हमारे पास सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट, और एसिड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ऑफ कोर्स पीएच कम होगी। तो एसिटिक एसिड ने आयनाइज होकर हमारे पास एसिटेट आयन बनाना है और हाइड्रोजन आयन बनाना है। हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं करता, वो बहुत कम अपने एसिटेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो हम स्टार्ट में फॉर एग्जाम्पल एक पीएच को डिस्कस करें। और एक और चीज़, हमें एसिटिक एसिड की पीएच का पीके वैल्यू का पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू मेरे पास 4.8 होती है। जो एसिटिक एसिड होता है इसकी पीके वैल्यू 4.8 होती है। अब लेट्स से हम ये जो हमारे पास पीके वैल्यू है उससे कम पीएच पर डिस्कस करें, हमारे पास 3 है, कुछ भी पीएच है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, स्टार्ट में सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे एसिटिक एसिड आयनाइज होकर एसिटेट आयन बना रहा है। तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जैसा कि हमने बोला कि उस तरह से आयनाइज नहीं हो रहा, तो ये वाली फॉर्म 1 हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होगी फॉर्म 2 से, फॉर्म 1 हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे फॉर्म 1 इज ग्रेटर देन फॉर्म 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते जा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास पीएच बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट वो है कि जब हमारे पास पीएच पीके के बराबर होगी, यहाँ पे 4.8 होगा कुछ, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी पीके वैल्यू 4.8, क्योंकि हमने क्या किया, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब ऐड करना स्टार्ट कर चुके हैं। जब हमारे पास पीएच और पीके बराबर होती है तो क्या होता है, अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हमारे पास सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनेगा। और हमारे पास बफर क्या होता है, बफर एक वीक एसिड और उसका जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा के साल्ट बनाते हैं, तो ये दोनों हमारे पास बफर कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एसिटेट आयन है वो बफर भी, ये एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एसिटेट आयन ने भी सोडियम एसिटेट ने भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सोडियम एसिटेट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज़्यादा एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो जब यहाँ पे पीएच और पीके हमारे पास बराबर होगी है, इस पॉइंट पे हमारे पास डीप्रोटोनेटेड फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म ने बराबर होना है, हम कब से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म थी एसिटिक एसिड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। बराबर किस तरह से हुई है कि हमारे पास जो सोडियम एसिटेट सॉल्ट था, इसने भी हमारे पास एसिटेट आयन बनाना शुरू किया, और हमारे पास आखिरकार ये दोनों बराबर हो गई, क्योंकि स्टार्ट में तो ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। जब हमारे पास पीएच और पीके बराबर होती है तो हमारे पास डीप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड फॉर्म बराबर हो जाती है।
तो जब प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बराबर हो जाती हैं तो वो हमारे पास बेस्ट बफर वाला पॉइंट होता है। उससे -1 और +1 में हमारे पास ये सारा बफरिंग रीजन होता है, हमने डिस्कस किया, लेकिन इस पॉइंट पे हमारे पास बेस्ट बफर होता है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे ये मैंने बफरिंग रीजन ड्रॉ किया है। 4.8 से पीछे 3.8 और 5.8 ये सारा हमारे पास बफरिंग रीजन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस्ट बफर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। उसके बाद हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारे एसीटेट आयन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास जितना जो एसिटिक एसिड होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और हमारे पास सोडियम जो एसिटिक एसिड है ये बहुत कम कंसंट्रेशन में रह जाएगा और एसीटेट आयन हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब हमारे पास पीएच इस पीक के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा पीएच पे हम चले जाएंगे, तो इस पॉइंट पे हम जाके बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म 2 जो कि एसीटेट आयन वाली फॉर्म थी वो हमारे पास फॉर्म 1 से ज़्यादा हो गई है। तो ये था हमारे पास टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसमें हमने एक ही बफरिंग रीजन को डिस्कस किया क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक ही आयनाइजेबल ग्रुप था। और एक और चीज़ यहाँ पे हम कोई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, इस बफरिंग रीजन को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक ही बफरिंग रीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्योंकि हमारे पास बेसिकली एक ही आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट था। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर ग्रेट रिव्यूज इन द कमेंट एज वेल। थैंक यू वेरी मच।